ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर मंडे से जो है ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, तो उसी आइडिया को एक्सटेंड करेंगे फॉर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स। तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको दो रैंडम वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस का आइडिया है, तो अगर तीन रैंडम वेरिएबल्स में एक्स वाई एंड जी, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए इफ देयर जॉइंट पी एम एफ इज सेपरेबल, और जॉइंट पी एम एफ कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मार्जिनल पीएमएफ्स। ठीक है, और इसी तरह अगर इनका कोई फंक्शन नहीं, एफ ऑफ एक्स, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन ली मैंने मेरे ख्याल में। अच्छा, तो जो दो रैंडम वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंस का आइडिया था, उसी की एक्सटेंशन है इस टॉपिक में थ्री रैंडम वेरिएबल्स के हवाले से कि अगर तीन रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई और जी हों तो ये सेपरेबल, और ये इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब इनकी जॉइंट पीएमएफ जो है वो सेपरेबल हो, दैट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मार्जिनल पीएमएफ्स। और इसी तरह एक्स का कोई फंक्शन हो या वाई का कोई फंक्शन हो और जी का कोई फंक्शन हो, तो ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। या अगर कोई एक फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन है और दूसरा जो है एच ऑफ जी का फंक्शन है, तो ये जी और एच भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन इस केस में जी अगर एक्स वाई का फंक्शन है और एच जो है वो वाई जी का फंक्शन है, तो चूँकि इन दोनों के दरमियान एक कॉमन लिंक वाई है, तो ये दोनों वाई पर डिपेंड करें, तो ये इन जनरल ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी की एक्सटेंशन अगर हम देख लें फॉर एन रैंडम वेरिएबल्स, तो जॉइंट पीएमएफ को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मार्जिनल पीएमएफ लिख सकते हैं। और वेरिएंस, और मैंने एक्सपेक्टेशन का तो बताया था कि एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, वो होगी इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेशन का सम। ठीक है, और वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस भी होगा इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की वेरिएंस का सम, गिवन दैट दीज रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जी सर। तो यहाँ उसने क्या किया है इस एग्जांपल में, वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कंप्यूट किया है। तो हमने लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। यस सर। ठीक है, तो एक्स एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है और इसको मैं लिख सकता हूँ एज ए सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या होगा, उसकी पॉसिबल वैल्यूज या वन होगी या जीरो होगी विद प्रोबेबिलिटी पी एंड वन माइनस पी। ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा बर्नौली रैंडम वेरिएबल का, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होगा? हेलो। हाफ होता है। हाँ, पी वन माइनस पी ओवर टू। कैसे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं रैंडम वेरिएबल? सर प्रोबेबिलिटी उसकी और मल्टीप्लाई बाय वैल्यू उसकी। हाँ, तो वैल्यू क्या है रैंडम वेरिएबल की? वन सर विद पी प्रोबेबिलिटी एंड जीरो विद पी प्रोबेबिलिटी हो वन गए। माइनस। हाँ, पी होगा ना मीन, वन विद प्रोबेबिलिटी पी प्लस जीरो विद प्रोबेबिलिटी वन जीरो माइनस। में यस। हाँ, पी आ जाएगा ना। तो अगर एक रैंडम वेरिएबल जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल उसका मीन पी है, और ये सारे इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, तो इसका भी पी मीन होगा, इसका भी पी मीन होगा, इसका भी मीन होगा। तो जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है इसका मीन कैसे फाइंड करूंगा? सारे पी ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो एन टाइम्स पी हो जाएगा इसका मीन। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है रैंडम वेरिएबल का? सर एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो वो क्या उनको आएगा? सारों को सम करना है। उनको अगर आप एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस फाइंड करें, तो एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस क्या होगी, पी इंटू वन माइनस पी। ठीक है, और बाइनोमियल चूंकि सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, लिहाजा जो वेरिएंस ऑफ एक्स होगी वो होगी एन टाइम्स पी इंटू वन माइनस पी। पी इंटू वन माइनस पी एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस है, और एन से मल्टीप्लाई इसलिए हो गया क्योंकि ये जो एक्स है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। ठीक, सही हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, और इसी तरह ये एक दूसरी एग्जांपल है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन। इसे इस
टाइटल को देख के आपको क्या लगता है कि सैंपल मीन जो होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल के साथ ही मीन और वेरिएंस जो है ना वो एसोसिएटेड होते हैं। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट इज अ रैंडम वेरिएबल विद वेरिएंस 0। ठीक है, तो Zero. अगर इसके यस सर। तो मतलब ये है कि सैंपल मीन इज अ रैंडम वेरिएबल विद सम मीन एंड सम वेरिएंस। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो उसने एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि इसको जरा पढ़े ना। वी विश टू एस्टिमेट द अप्रूवल रेटिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सी। अप्रूवल रेटिंग जो है ना वो हमने एस्टिमेट करनी है। कोई इलेक्शन हो रहा है तो आप कहते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये सी जो है ये विन करेगा। ठीक है, ये इसको एस्टिमेट करना है। तो to this end we ask n persons drawn at random from the voter population and we let xi be the random variable that encodes the response of the ith person। कि एक पर्सन जो है ना उसका रिस्पांस या यस होगा या नो होगा, वो उसके हक में वोट देगा या उसके अगेंस्ट देगा। ठीक है, तो ये xi जो है ना उस एक इंडिविजुअल पर्सन के रिस्पांस को या ith पर्सन के रिस्पांस को इनकोड करता है। अगर वो 1 है तो इफ द ith पर्सन अप्रूव्स सी परफॉर्मेंस तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर ये अप्रूव नहीं करता तो इसकी क्या होगी? वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि आपके पास एक फ़र्ज़ करें मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं तो आपके पास एक पॉपुलेशन साइज़ है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हर बंदे से जाके पूछते हैं, तो आप एक सैम्पल साइज़ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस सैम्पल में से आप देखते हैं कि सैम्पल को यूज़ करते हुए एस्टिमेट करते हैं चांस ऑफ विनिंग। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें कि एन हमने सैम्पल एन सैम्पल साइज़ हमने सेलेक्ट किया। तो इस केस में हमने क्या फाइंड करना है? या इसको मैं इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक फ़र्ज़ करें आपने ना एवरेज हाइट मेजर करनी है प्रयास में स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो अब एवरेज हाइट एक नंबर होगा जो कि हमें अननोन है। ठीक है, इसको हमने एस्टिमेट करना है। तो एक तरीका क्या है कि प्रयास में जितने भी प्रयास की जितनी भी पॉपुलेशन है हर एक बंदे की जाके हाइट मेजर कर लें और उसका एवरेज ले लें, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो वो है पॉपुलेशन मीन, इसको कहते हैं पॉपुलेशन मीन। ठीक है, लेकिन हमने तो सैंपल हमने क्या करना है कि हमने हर एक बंदे के पास जाने की एक्सेस नहीं है। तो हमने क्या करना है कि छोटा सा सैंपल चूज़ करना है और वो सैंपल रैंडम होना चाहिए और उस सैंपल की बेस पे डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, फिर दूसरा सैंपल सेलेक्ट कर लिया मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, छोटा सा सैंपल ना 10-15 लोगों का, और उनकी बेस पे आपने प्रेडिक्ट करना है। तो अब जारी बात है, जब इलेक्ट्रिकल से आपने फ़र्ज़ करें 10 लोग सेलेक्ट किए तो उनका मीन 1 आएगा। ठीक है, फिर इस तरह मैकेनिकल से आपने 10 लोग सेलेक्ट किए उनके एक हाइट का मीन आएगा, और इसी तरह आपने किसी और डिपार्टमेंट से सेलेक्ट किया तो उनका भी एक मीन आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मीन को इसलिए रैंडम कह रहा हूँ कि मीन जो है जो मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ एवरेज हाइट, वो रैंडम इसलिए है क्योंकि मेरा सैंपल साइज पर डिपेंड कर रहा है। वो सैंपल साइज अगर जैसे ही मैं सैंपल साइज को सैंपल स्पेस पे जो बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एस्टिमेशन अगर वो डिफरेंट हों तो जाहिर बात है मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। अगर इलेक्ट्रिकल से वही 10 बंदे के बजाय आप कोई और 10 बंदे चूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये रैंडम है। ठीक है ना? Yes, sir. तो जितना अब आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना आपका मीन का जो एस्टिमेट होगा वो एक्यूरेट होगा। सैंपल साइज बड़ा होने के से मुराद क्या है कि सारे बंदों को अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो ये तो एग्जैक्टली मुझे मीन दे देगा ना जो मेरा पॉपुलेशन का मीन था। ठीक है, तो सैंपल साइज आप जितना बढ़ाएंगे उसके एलिमेंट्स को तो आपके पास वो एग्जैक्ट मीन की तरफ अप्रोच करेगा। तो यही है कि इसने यहाँ पे सैंपल मीन को कैसे डिनोट किया हुआ है? सैंपल मीन इज बेसिकली x1 + x2 + xn डिवाइड बाई n, कि n बंदों की आपने हाइट मेजर की और उनको n पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास एवरेज हाइट आ जाएगी। या इस केस में n बंदों का डिसीजन आपने मेजर किया तो इसमें से कुछ यस कहेंगे कुछ नो कहेंगे और उनको n पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक एवरेज रेटिंग आ जाएगी अप्रूवल की। ठीक है, तो ये ऐसा ऑफेंस चूँकि रैंडम है इसलिए जब इसमें मैं एक्सपेक्टेशन अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 1/n कांस्टेंट है और x1 x2 रैंडम है तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ xi पे अप्लाई होगी। ऐसा ही है? ठीक है, समझ आ रही है? Yes, sir. एक्सपेक्टेशन xi का क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द बर्नौली रैंडम सर वेरिएबल, क्योंकि xi पॉसिबल वैल्यू सर जो जी। एस एन निकाला है वो पहले मीन है, हम उसका फिर दोबारा मीन मतलब। नहीं, ये मीन का एस्टीमेट है ना। ठीक सर। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने फर्ज करें एवरेज स्टूडेंट की हाइट मेजर करनी है प्यास की, तो वो एक नंबर होगी, वो एक मीन है जो कि अननोन है, वो एक ट्रुथ है जो कि अननोन है आपके लिए। ठीक है, तो सर आप क्या करते दोबारा हैं जब उसका मीन लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये अब इस केस में यही हो रहा है ना
कि आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एक मीन एस्टिमेट किया, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से एस्टिमेट किया, फिर आपने जाके न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से एस्टिमेट किया। अब इन मीन की जब आप एवरेज लेंगे ना तो वो होगी क्लोज टू द एक्चुअल मीन जो कि अननोन है। ठीक है, समझ आई कि नहीं? यस ये सर। आपने सैंपल मीन एस्टिमेट कर लिया एसएफएन। ठीक है, अब एसएफएन एक रैंडम क्वांटिटी है, क्योंकि जैसे ये डिपेंड कर रहा है x1 x2 पे। x1 x2 चूंकि रैंडम है, लिहाजा फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो रैंडम वेरिएबल। तो अगर x1 x2 रैंडम है तो sn रैंडम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रैंडम है इसलिए मैं इस रैंडम वेरिएबल का मीन देखना चाह रहा हूँ। वो क्या है, वो मैं एक्सपेक्टेशन के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एसएफएन इज इक्वल टू 1 ओवर n एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ i। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ i क्या है, चूंकि वो बर्नरी रैंडम वेरिएबल है, लिहाजा उसकी एक्सपेक्टेशन या मीन क्या होगा, p होगा। तो ये सबमिशन क्या होगा, n टाइम्स p डिवाइड बाई n, तो ये p के इक्वल होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन का जो मतलब है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने जो ये एस ऑफ एन जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, इसको काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया है। समझ आ गई ना? एक्सपेक्टेशन आप किसी रैंडम वेरिएबल की लें तो वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन आप रैंडम वेरिएबल की कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द रैंडम वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है कि एस ऑफ एन की तमाम पॉसिबल वैल्यूज ये एक्सपेक्टेशन कंसिडर कर रही है। जो डिफरेंट सैंपल साइज से वो जनरेट होगी, वो उन सबको ये कंसिडर कर रहा है, तब ये पी के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह वेरिएंस आप कैसे एस्टिमेट करेंगे? वेरिएंस इसी कांस्टेंट जो कि 1 ओवर n कांस्टेंट है, इसलिए ये 1 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट x1 x2 तो ये वेरिएंस ऑफ xi हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ xi क्या है, p इंटू 1 माइनस p। तो ये n के इक्वल हो, p इंटू 1 माइनस p ओवर n। ठीक है, तो आपका एस्टीमेट जो है वो मैं आपको बताया था ना कि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके साइज पे। अगर आप बड़ा सैंपल, अब अगर आप फर्ज करें आप इलेक्ट्रिकल में से 10 के बजाय 20 लोगों को सेलेक्ट करके उनका मीन फाइंड करें, और न्यूक्लियर में भी 20 लोगों का मीन, और मैकेनिकल में भी 20 लोगों का मीन, तो इस केस में आपका जो एस्टीमेट आएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा या बुरा होगा कंपेयर टू दैट अगर आपने 10 लोगों को सेलेक्ट किया था? ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा होगा ना, अब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो ये एस्टीमेट आया है, इसकी वेरिएंस 20 वाले केस में ज़्यादा होगी या 10 वाले केस में ज़्यादा होगी? जो एस्टीमेट की वेरिएंस है, वेरिएंस का क्या मुराद है? वेरिएंस इज बेसिकली स्प्रेड, रैंडमनेस। हाँ, रैंडमनेस इन योर एस्टीमेट। ठीक है, तो अगर आपने 10 लोगों को सेलेक्ट करके एस्टीमेट किया तो उसमें आपका वेरिएंस ज़्यादा होनी चाहिए, या 20 लोगों को यूज़ करके जो एस्टीमेट किया है सैंपल का उसमें वेरिएंस ज़्यादा होनी चाहिए? 10 वाले में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 10 में आप कम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका एस्टीमेट ज़्यादा क्रूड होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा ज़्यादा। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो ये देखें ना, ये जो वेरिएंस है ना, वेरिएंस ऑफ द एस्टीमेट, इट डिपेंड्स ऑन दिस n। तो अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, आपका वेरिएंस 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि n इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आपने उस पॉपुलेशन में तमाम लोगों को कंसिडर करके उनको दिया, तो फिर तो वेरिएंस 0 होनी चाहिए ना, फिर तो आप एग्जैक्ट ट्रुथ की तरफ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली यही आपको बता रहा है कि वेरिएंस जो है वो n पे डिपेंड करता है। एज यू इंक्रीज द सैंपल साइज, सो द वेरिएंस इन द एस्टीमेट विल बी 0। ठीक है, ये उसने बताया वेरिएंस ऑफ x ओवर। ठीक है, समझ आइए सैंपल मीन की कि नहीं आई? सर ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू से सैंपल साइज पे नहीं डिपेंड कर रही जी? सर जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है वो सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं कर रही। समझ इसकी वैल्यू p आ गई, नहीं कांस्टेंट है। सर मतलब अगर हम सैंपल साइज 2 लें, 4 लें, ये जितने ज्यादा मर्जी करें, तो इससे हमारे पास एक्सपेक्टेशन हमेशा p ही आएगी। नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस ऑफ एन, आप किसकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, एक्स आई की कि इसकी एस एन की एक्सपेक्टेशन की? सर एस एन की। सर हाँ, एस एन में देखें ना, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपेक्टेशन किसी रैंडम वेरिएबल की क्या होती है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस ऑफ एन। ठीक है, तो इसमें आप तमाम वो कॉम्बिनेशन कंसिडर कर रहे हैं जिससे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस ऑफ एन जनरेट हो रही हैं। समझ आई कि नहीं? जी 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 सर। इसमें वो तमाम आप कंसिडर कर रहे हैं जिससे एस एन की डिफरेंट वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो डिपेंड कर रही है बेसिकली कि
हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट्स यू हैव परफॉर्म्ड, मतलब कितनी दफ़ा आपने जो है ना वो एसएफएन को कंप्यूट किया यूजिंग डिफरेंट सैंपल साइज। ये सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, ये वेरिएंस जो है ना वो सैंपल साइज पे भी डिपेंड कर रही है। तो वेरिएंस जो है वो जैसे जैसे आप अपनी सैंपल साइज को बढ़ाते रहेंगे, आपका एस्टिमेट जो है वो एक्यूरेट होता रहेगा। और मतलब कि थ्योरेटिकल कंडीशन क्या है कि आप जो है तो सारी पॉपुलेशन, आपके जो सैंपल साइज है उसमें सारी पॉपुलेशन शामिल है, तो इस केस में वेरिएंस जो है वो जीरो हो जाएगी। आप एक्यूरेट ट्रुथ की तरफ आपका जो है वैल्यू आएगी जो एस्टिमेट करेंगे। मिसाल के तौर पर क्लास में अगर 100 ही लोग काम करते हैं और 100 के 100 का डाटा आपने लेके कंप्यूट किया तो वो तो एक्यूरेट होगा ना, वो तो उसमें तो फिर कोई नहीं होगा उसमें एरर, ठीक है। तो वो तो उसकी वेरिएंस जीरो होगी फिर, क्योंकि हर दफ़ा आप वो जब भी सैंपल लेंगे वही 100 लोग, जो कि सारा आपने कंसिडर कर लिया ना, तो उसके से वेरिएंस जीरो। ठीक हो गया जी सर। सही है। अच्छा, ये 2.19 इस एग्जांपल को छोड़ दी, ये थ्योरेटिकल एग्जांपल है। तो ये चैप्टर आपका जो है ना ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीट हो गया। ये समरी है जो हमने इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल हो तो उसकी पीएमएफ ऐसे होती है, उसका मीन ऐसे कंप्यूट करते हैं, वेरिएंस ऐसे करते हैं। अगर बर्नार्डी रैंडम वेरिएबल है तो उसकी पीएमएफ क्या होगी, 1 विद प्रोबेबिलिटी पी एंड 0 विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, उसकी एक्सपेक्टेशन पी होगी, वेरिएंस होगी पी 1 माइनस पी होगी, ठीक है। बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल हो तो उसका ये पीएमएफ का एक्सप्रेशन है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने अभी आज फाइंड भी किया है कि उसको हम डायरेक्टली फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमने सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नार्डी रैंडम वेरिएबल देख कर फाइंड कर सकते हैं और इसका वेरिएंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का मैंने बताया हुआ था, इन नंबर ऑफ ट्रायल्स यू हैव टू वेट अंटिल यू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये उसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की हमने फाइंड भी की है यूजिंग द स्टैटिस्टिकल अप्रोच और एल्जेब्रिक अप्रोच को यूज़ करके मैंने आपको कहा हुआ कि ये असाइनमेंट सबमिट करानी है, ठीक है। और इसी तरह पॉइसन रैंडम वेरिएबल की पीएमएफ ये है और उसका मीन और वेरिएंस दोनों किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया कि हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द जॉइंट पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और अगर इसी आइडिया को एक्सटेंड करना हो फॉर 3 रैंडम वेरिएबल्स तो जॉइंट जो पीएमएफ कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज पीएमएफ्स, ठीक है। और अगर आपको जॉइंट पता हो और आपने मार्जिनल निकालनी हो तो आपने किसी दूसरे वेरिएबल पे इसको इंटीग्रेट करना है फॉर कंटिन्यूस और सम करना है फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और इसी तरह टोटल एक्सपेक्टेशन थ्योरम हमने डिराइव किया था यूजिंग द एनालॉजी फ्रॉम द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के क्या करेंगे समरी है। तो ये चैप्टर हो गया एंड। तो फिर हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे तीसरा चैप्टर इसका, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है सर? जब पॉइसन रैंडम वेरिएबल है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, समरी में बता दें एंड पे। अच्छा, पॉइसन रैंडम वेरिएबल का मैंने बताया था ना, पीछे डिस्कस किया है। पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो है वो अप्रॉक्सीमेट करता है आपके बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल को इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज़ वेरी स्मॉल एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल दी थी, शायद आपको याद हो कि आप अगर बुक में जो है ना टाइपों को देखना चाहें तो जारी बात है बुक में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर उन वर्ड्स को आप ट्रायल से एसोसिएट करें तो टाइपों को आप फर्ज करें सक्सेस से डिनोट करें, तो इस केस में क्या होगा कि टाइपों की क्योंकि प्रोबेबिलिटी नॉर्मली कम होती है बुक्स के केस में, तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को अगर मैं मॉडल करूं तो उसको मैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल से मॉडल करूंगा। ये पीछे कहीं हमने डिस्कस किया था। मिसाल के तौर मैंने ये बताया था कि बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो बाइनॉमियल को अप्रॉक्सीमेट करता है फॉर लार्ज एन एंड फॉर स्मॉल पी। इफ एन इज़ वेरी लार्ज एंड पी इज़ वेरी स्मॉल, तो ये जो आपका बाइनॉमियल वाला एक्सप्रेशन था वो रिड्यूस होता था टू द पॉइसन। ये हमने प्रूफ में ख्याल किया था। ये जो सर ये ऊपर है सर का, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होता है टू दिस एक्सप्रेशन इफ एन इज़ वेरी लार्ज एंड पी इज़ वेरी स्मॉल। एन इज़ क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी क्या है, सक्सेस इन ईच, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। ये प्रूफ हुआ होगा, पीछे मैंने पढ़ाया था मेरे ख्याल में। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। विद दिस कंडीशन देखना एन इज वेरी लार्ज एंड पी इज वेरी स्मॉल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ किया था, मुझे याद है। तो ये एक्सप्रेशन
रिड्यूस हो जाएगा इसमें इफ n इज़ वेरी लार्ज एंड p इज़ वेरी स्मॉल, तब आप उस एक्सपेरिमेंट को इससे मॉडल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसका फ़ायदा क्या था मैंने बताया था, वो एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व की थी कि इसमें इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करना ज़रा मुश्किल है। इसमें अगर आपको ये पता चल गया कि n इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी लार्ज एंड p इज़ वेरी स्मॉल, तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना जो है वो आसान है। ठीक है जी सर। तो और कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड? ये समरी है टोटल। तो थर्ड चैप्टर में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हम डिस्कस करेंगे मेनली। यही आइडियाज होंगे लेकिन फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में थोड़ा सा नोटेशंस का डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे हम समेशन यूज़ कर रहे थे और पी जो मॉडल है उसको हम पी एम एफ कह रहे थे, वहाँ पे उसको डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे तो हम सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं ना, सिंगल एक डिस्क्रीट इवेंट की, लेकिन वहाँ पर एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप देखेंगे कि वो क्या होगी, जीरो होगी। और डेंसिटी फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉसिबल है जो ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो डेंसिटी फंक्शन है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपने उससे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जी ठीक है ना, तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का या ओके? सर हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब n लार्ज होगा और p स्मॉल होता है, हमारी सक्सेस स्मॉल होती है, तो फिर जो ग्राफ था वो यानी कह रहे कि y एक्सिस की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो रहा था। नहीं, वो देखें ना, डिस्ट्रीब्यूशन में जो होते हैं ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में p पैरामीटर है जो शेप को कंट्रोल करेगा। अगर आप p को चेंज कर दें तो इसकी भी डिफरेंट शेप्स पॉसिबल है। यहाँ पे पॉइसन के केस में लैम्डा आपका वो पैरामीटर है, लैम्डा को चेंज करेंगे तो आपकी शेप चेंज हो जाएगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो है तो कुछ होते हैं पैरामीटर जो उसकी शेप को कंट्रोल करते हैं। आप डिफरेंट शेप्स बाइनोमियल के लिए भी ले सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ p इज द पैरामीटर ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह लैम्डा को चेंज करके आप डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं फॉर अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल, बिकॉज़ लैम्डा इज द पैरामीटर ऑफ, जिस तरह y इज इक्वल टू a x है, एक लाइन की इक्वेशन है, तो a स्लोप है ना, तो अगर आप स्लोप को चेंज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट बनेगी ना लाइन। जी सर। ठीक है, तो इसी तरह ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैरामीटर है जो इसको चेंज करेगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आएगी। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर वो जो आपने अभी कहा अलजेब्राइक प्रूफ वाला, सर वो कौन सा था, काइंडली जरा दोबारा बता दें। ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस। ओके सर। ठीक है, ओके चलिए सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।